हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा कि आपके लगातार हाई स्कूल के बेटा पेपर चल रहे थे और सभी पेपर आपके बहुत ही अच्छे से जा रहे हैं। आपकी मेहनत बेटा रंग ला रही है। इसी प्रकार बेटा मेहनत करते रहिए और अच्छे नंबर से पास होते रहिए। सभी पेपर देकर जब आप आते हैं बेटा खुशी से, तो बिल्कुल मेहनत वसूल हो जाती है बेटा। आप लोगों की मेहनत भी वसूल होती है, हमारी भी, जो हम इतनी मेहनत करते हैं। तो बेटा इसी प्रकार आप यूं ही बढ़े रहिए अगले, और अच्छे से पढ़े रहिए। और आप सबको पता होगा कि कल 7 मार्च 2024 को बेटा आपका अंतिम पेपर है कक्षा 10 का, सामाजिक विज्ञान, जिन विद्यार्थियों ने ली है उनका। तो कल सामाजिक विज्ञान का बेटा पेपर है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बेटा वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन वीडियो से आपका पूरा के पूरा पेपर, जिस प्रकार हमारी वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों सभी पेपर पूरे में से पूरे फंसे थे, ठीक उसी प्रकार आने वाले पेपर यानी कल का पेपर सामाजिक विज्ञान का भी बेटा हमारी इन वीडियो से कंप्लीटली फंसेगा। बेटा हम आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की। एक वीडियो में एक कंप्लीट भाग होगा। और ओएमआर सीट अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न की जो बेटा वीडियो थी, जिसके जवाब आपको ओएमआर सीट पर देने होते हैं, वो हमने आपको सभी कंप्लीट करा दिए यूट्यूब पर। वो जाकर आप देख सकते हैं। और इन वीडियो में केवल वर्णनात्मक प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के कुछ बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए बच्चों, इन प्रश्न के नंबर पर आप ना जाएं कि ये चौथा है, पांचवा है, क्या है। बस आप प्रश्न और उसका आंसर देखें। और ये बेटा सबसे ज़्यादा मोस्ट और सबसे ज़्यादा सरल भाषा में ही यूज करे गए हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न है ऑटो वान बिस्मार्क कौन था। ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है। ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है। 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, आंसर कह रहे हैं ऑटो वान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। तो बेटा इन्हें रटना नहीं है आपको, इन्हें बिल्कुल भी नहीं रटना है। बस इन्हें अच्छे से पढ़ के जाना है और इन बातों को अपने माइंड में बिल्कुल उतार के जाना है। जिस प्रकार आपके दादा दादी जब कहानी सुनाते थे या हम कोई पिक्चर देखते हैं तो एक ही बार में वो याद हो जाती है, बिल्कुल कहीं से भी कुछ पूछ लो। ठीक उसी प्रकार आपको बस वीडियो देखना है एक एक दो दो बार, और जैसा मैं समझा रहा हूँ बस वैसा करके चले जाओ। पूरा पेपर आपको चुटकियों में आप तैयार कर जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा। कह रहे हैं ऑटो वान बिस्मार्क जो था वो जर्मनी साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ, तो अगर पेपर में ऐसा भी आ सकता है बेटा ऑप्शन कि जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर कौन था, तो आप किस पर टिक लगाएंगे, ऑटो वान बिस्मार्क पर। क्योंकि ऑटो वान बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का या जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था। अगले देखते हैं, और एक प्रभावशाली नेता भी था। जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका प्रमुख भूमिका थी। जो जर्मन का बेटा एकीकरण हुआ था ना, उसमें बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। तो आप कैसे याद करोगे, रट्टा नहीं मारना है कि ऑटो वान बिस्मार्क तो जर्मन का प्रथम चांसलर था और वो एक यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था, और जर्मन का जो एकीकरण था उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे बातों बातों में याद करना है, ठीक है, ऐसे याद होगा बेटा ये। चलिए अगले देखते हैं। कह रहे हैं 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। अब क्या करना है कि 1870 तक जो बिस्मार्क था उसने रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए क्या हासिल की थी बेटा, जीत हासिल की थी। तो देख रहे हो, इन्हें केवल बातों बातों में पढ़ना है, पॉइंट की तरह। बिल्कुल मेन मेन बात की, हाँ भाई ऑटो वान बिस्मार्क ने क्या किया था, कि ये किया था, वो किया था, वो किया था, बस हो गया काम, ठीक है। चलिए, कह रहे 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। 1870 में तो जीत हासिल की थी,
1871 से 1890 तक जो बिस्मार्क था वो राज्य के मामलों में सबसे शिखर पर था, सबसे बुलंदियों पर था, सबसे ऊंचाइयों पर था। और 1890 में उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो पेपर में आ सकता है ऑटो वन बिस्मार्क ने कितनी सन में अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो ऑप्शन क्या लगाओगे बेटा? 1890। तो 1890 में अगर ऑप्शन में आए तो आप सीधे 1890 में लगा देंगे। अब देख रहे हो इसे कितनी आसानी से याद किया जा सकता है कि ऑटो वन बिस्मार्क तो जो था वो जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और वो एक प्रभावशाली नेता भी था और जर्मन की एकीकरण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर 1870 में उसने अपनी जो रक्त और लोहे की जो नीति थी ना, उसके बल पर देश की राष्ट्रीय एकता जीत ली थी, या जीत हासिल की थी। और 1871 से 1890 तक उसका जो राज्य था वो सर्वोच्च शिखर पर था, सबसे ऊंचा था। और 1890 में उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो बेटा ऐसे पढ़ के मेन मेन पॉइंट उठा के बस याद करके लिख देना है, रट्टा नहीं मारना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखो कितना अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या कह रहे हैं समझो बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल पेपर में जब आए तब देखना। क्या कह रहे हैं बच्चों? अगला प्रश्न कह रहे हैं फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो कब शुरू हुई थी? उसका मुख्य कारण क्या था? भाई क्रांति होने का कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीजन तो होता ही है ना। तो बस वही बात कह रहे हैं फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी और उसका मुख्य कारण क्या था, ये बताना है। तो उत्तर देखते हैं बेटा। कह रहे हैं फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। अब अगर ये ऑप्शन में आ जाए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो इससे बेटा आपके ऑप्शन भी तैयार हो रहे हैं। 5 मई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो अब ये जो प्रश्न था फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका तो ये उत्तर हो गया कि फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को हुई थी। अगले क्या कह रहे हैं? फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। जो फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति थी वो क्रांति का मूल कारण थी। लुई 16वें की फिजूल खर्ची, जो लुई 16वां था बेटा, उसके फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था। फालतू के खर्चा करता था, फिजूल खर्ची से राजकोष, जो राज का जो धन था वो खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। जो देश जो था वो आर्थिक रूप से यानी पैसे धन के मामले में बिल्कुल दिवालियेपन की कगार पर था, दिवालीपन हो चुका था। ठीक है, अगले देखते हैं। ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया। ऐसी हालत जब थी तो शासक ने, जो वहाँ का शासक था, उसने जनता पर क्या लगाया था? कर भार बढ़ाने का। लग तो पहले से ही रहा था, बढ़ाने का क्या किया था बेटा? नए बढ़ाने के लिए नए कर प्रस्ताव लगाने का प्रस्ताव किया। अब वो नए कर लगा रहा है, नए टैक्स लगा रहा है। उन्होंने सोचा टैक्स को बढ़ाया जाए तो उसकी दर को बढ़ा दिया उन्होंने, जिसका जनता ने क्या किया? विरोध किया। भाई जाहिर सी बात है जनता विरोध करेगी ही, क्योंकि जब टैक्स बढ़ाओगे तो जनता विरोध करेगी ही। स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। स्टेट जर्नल का जो अधिवेशन था, जब वो अधिवेशन बुलाया गया था बेटा, तब क्या हो गया? क्रांति का विस्फोट हो गया, बहुत भयानक क्रांति सी बन गई। ठीक है, इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालिक आर्थिक स्थिति क्रांति का एक मुख्य कारण बन गई थी। तो क्रांति होने का कारण क्या था बेटा? केवल लुई 16वें के फिजूल खर्ची से जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो गई, बहुत दिक्कत पैदा हो गई थी। केवल उसके कारण ही फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, क्योंकि देश बहुत किस में चला गया? आर्थिक स्थिति में चला गया था। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, शासक ने टैक्स बढ़ा दिए थे, जनता विरोध कर रही थी। इसकी वजह से क्या हो गया बेटा? क्रांति हो गई थी। तो इसके कारण जो था वो फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है बेटा, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही छोटे छोटे से मैंने लिखे हैं, आपको बताया, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। क्या है बेटा? कह रहे हैं ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? जो ऑटो वान बिस्मार्क है इन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहते हैं? तो आप समझ गए, एक प्रश्न और भी आपका तैयार हो गया कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं। तो किसे कहेंगे? ऑटो वान बिस्मार्क को। ठीक है, अब कह रहे हैं 2 कारण बताओ। बहुत सिंपल सा है बेटा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2020 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। कह रहे हैं ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति। अब प्रश्न में अगर ये आ जाए कि रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी, तो ऑटो वन बिस्मार्क ने। अभी तो बताया था पिछले क्वेश्चन में।
ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति यानी सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। जो ऑटो वन बिस्मार्क थे बेटा, उन्होंने रक्त और लोहे की नीति किसने चलाई थी? ऑटो वन बिस्मार्क ने। तो उस नीति पर चलकर जर्मनी के एकीकरण करने में, जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बहुत ही मेन भूमिका निभाई थी बेटा। इसलिए उसे जर्मनी का क्या कहते हैं? एकीकरण का जनक कहते हैं। इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने लाहौर रक्त की नीति से जो है जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण वो भी, तो इसलिए उसे जर्मनी के क्या कहते हैं? एकीकरण का जनक कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एक एकांकी करके प्रिस्सा की शक्ति को मजबूत किया। कह रहे हैं बिस्मार्क जो था उसने कूटनीति द्वारा, बेटा समझना है, ठीक है, समझना है, एक ही बार में याद हो जाएगा, रटने से नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकांकी करके प्रिस्सा की शक्ति को मजबूत किया था। किसने? ऑटो वन बिस्मार्क ने। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न। ठीक है, तो ये दोनों याद कर ले अच्छे से। देखिए बेटा अगला प्रश्न कितना अच्छा है। प्रश्न में कह रहे हैं इटली का एकीकरण कैसे हुआ? बताओ भाई, 2023 में आया हुआ प्रश्न है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ? अथवा करके बेटा इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। जो इटली का एकीकरण हुआ था, इसकी जो प्रक्रिया थी उसे संक्षेप में बताओ। संक्षेप का मतलब होता है बेटा छोटे में बताओ। तो चलिए देखते हैं बेटा उत्तर। कह रहे हैं इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। इस प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार था। तो अगर पेपर में आए इटली की एकीकरण की प्रक्रिया किस शताब्दी में शुरू हुई थी, तो किसमें बेटा? 19वीं शताब्दी में। इस वीडियो से एक सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, आपके ऑप्शन भी तैयार हो जा रहे हैं। बस इन वीडियो को देखते रहो, आपका कल का पेपर 70 में से 70 नंबर का जाने वाला है और आप बिल्कुल छाप के आओगे बेटा पेपर, वादा है इस बात का। ठीक है, तो कह रहे हैं इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। इस प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार था। क्या था? जरा पॉइंट वाइज समझते हैं। कह रहे हैं इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैसरबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। जिस समय इटली का एकीकरण हुआ था उस समय इटली की हालत क्या थी? कह रहे हैं इस समय जो इटली था वो वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैसलबर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। तो आप जो याद रखोगे तो आसानी से बेटा तैयार हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कहते हैं इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। इतालवी जो भाषा थी वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी और अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। किसकी बेटा? इतालवी भाषा की बात कर रहे हैं, जो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, कुछ ही स्थानों पर बोली जाती थी इटली के, और अनेक स्थानों पर इसके रूप कई प्रचलित थे। कई तरह से लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे। तो केवल ऐसी बातों बातों में कहानी की तरह से पढ़ना है और कहानी की तरह बस सुनते रहो बेटा, एक दो बार पूरी वीडियो आपकी तैयार हो जाएगी। लास्ट बार है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद पेपर आपके समाप्त हो जाएंगे। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो इस लास्ट पेपर में चूक मत जाना बेटा, यही अंतिम बार है और बेड़ा पार है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे एक एक प्रश्न। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 1830 ईस्वी के दशक में जूसेफे मेत्सी ने इटली के एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। सब ऑप्शन बेटा तैयार हो रहे हैं आपके यहाँ से। क्या कह रहे हैं? 1830 के दशक में किसने? जोसेफे मेत्सिनी ने क्या किया था? इटली का एकीकृत। अब आ जाए इटली का एकीकृत किसने किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? जोसेफे मेत्सिनी ने किया था। अब आ जाए यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली जो संगठन था इसका संस्थापक कौन था? तब भी आप लगाएंगे जोसेफे मेत्सिनी, कि जोसेफे मेत्सिनी ने यंग इटली का क्या किया था? संगठन बनाया था। तो देखो दो ऑप्शन हो गए आपके, तैयार नहीं हो गए। एक एक लाइन को यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं बेटा तो ऐसा कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं जो आपको तैयार ना हो जाए। ठीक है, तो यंग इटली का संस्थापक आ जाए तब भी आपको जोसेफे मेज़नी लगाना है, और इटली का एकीकृत आ जाए तब भी जोसेफे मेज़नी लगाना है। ठीक है बेटा, और किस सन में किया था? तो 1830 में।
बहुत अच्छे से समझ में आती होगी, बस बातों की तरह याद करते जाओ और बस कंप्लीट हो गई आपकी तैयारी। चौथा ऑप्शन देखते हैं बेटा। 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आया था। कह रहे हैं 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में क्या हुआ था, क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए और इतालवी राज्यों में क्या आ गया था, एक बिखराव आ गया था बेटा, जिसके लिए संगठित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कौन कौन, ध्यान से देखें, सार्डिनिया पीडमोंट पीडमोंट और विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ये दोनों लोग अगले आए थे बेटा। ठीक है, सार्डिनिया पीडमोंट और विक्टर इमैनुअल, ये दोनों लोग अगले आए थे, किसके लिए, इतावली राज्यों में जो बिखराव आ गया था उसे इकट्ठा करने के लिए। तो पेपर में हो सकता है ये आ जाए कि इतालवी राज्यों में जो बिखराव आया था उन्हें इकट्ठा करने के लिए कौन कौन अगले आए थे। तो किससे लगाओगे बेटा, सार्डिनिया पीडमोंट और विक्टर इमैनुअल। और क्या हो गया था, तो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए थे किस सन में, 1831 से 1848 तक। कितने बेहतरीन बेटा पॉइंट है ना। इन पॉइंटों को पढ़ के आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, क्योंकि बहुविकल्पीय पे बचने को नहीं है। चलिए बेटा पांचवा पॉइंट देखते हैं, ये दिए गए बेटा। ठीक है, तो पांचवा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं बच्चों पांचवा पॉइंट। कह रहे हैं सार्डिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमोंट के बीच एक कूटनीति की संधि हुई थी। तो अगर पेपर में आ जाए बेटा कूटनीति की संधि किसके बीच हुई थी, तो आप बताएंगे फ्रांस और सार्डिनिया पीडमोंट के बीच हुई थी। ठीक है, और क्या हुआ था, सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री काबूर ने, तो इसके प्रधानमंत्री आ जाए बेटा, किन्हें लगाओगे, काबूर के लिए। तो सार्डिनिया पीडमोंट के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए, मतलब उन्होंने सोचा इन सभी राज्यों को हम संगठित कर लें, इकट्ठा कर लें। ठीक है, करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन जो चल रहे थे बेटा, उनका नेतृत्व प्रदान किया था उन्हें। और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमोंट के जो बीच थी एक कूटनीति की संधि करा दी थी। चलिए छठा देखते हैं। 1859 ईस्वी में, किसमें बेटा, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। ये सबसे बेटा ऑप्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है कि सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किस सन में किया था। तो 1859 में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। ये मेरे प्यारे बच्चों 1859 में, ये ऑप्शन में भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय में। फिर अगले क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इस युद्ध में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया था। तो ये जो युद्ध था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहे थे गैरिबाल्डी। कौन कर रहे थे बेटा, गैरिबाल्डी। तो ये नेतृत्व कर रहे थे, जिनके वजह से अनेक सैनिकों ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। कौन कर रहे थे इसका नेतृत्व, गैरिबाल्डी। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। कह रहे हैं 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व दो सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमोंट के सैनिकों ने प्रवेश किया था। 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व दो सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमोंट के सैनिकों ने प्रवेश किया था। ठीक है, यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। किसकी मदद से, स्थानीय किसानों की मदद से। किसे पराजित किया था, स्पेन को पराजित किया था बेटा। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा लाइन है। चलिए आठवां देखते हैं बेटा पॉइंट। आठवां पॉइंट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ था। कह रहे हैं 1861 ईस्वी में, कितने बेटा, 1861 ईस्वी में जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय थे, ध्यान से सुनेंगे, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, उनको क्या किया था, एकीकृत इटली का राजा घोषित। तो अगर पेपर में आए बेटा एकीकृत इटली का राजा किसे बनाया था, किसमें, 1861 में, तो आप क्या कहेंगे, इमैनुअल द्वितीय को, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को बस ध्यान रखना है, रटना नहीं है कि रट्टा नहीं मारना है, बस ये मेन जो बातें हैं ना उन्हें अपनी भाषा में याद रख लो। और आप यकीन मानना बेटा कल का कोई भी प्रश्न फिर नहीं छूटेगा। जैसा कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वैसा ही करो, और आप यकीन मानना सभी पेपर देके आप आते ही हैं, मुझे बताते ही हैं कैसा हुआ पेपर।
आज का भी ज़बरदस्त कल का हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न। अब ध्यान से देखेंगे क्या है ये। कह रहे हैं बेटा जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। कि जर्मन का जो एकीकरण हुआ था बेटा, इसकी प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए, जो 2022 और 23 में आया है प्रश्न बेटा। या अथवा करके भी है मेरे प्यारे बच्चों, और किस तरह से आ सकता है। कह रहे हैं जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ था, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ये सबसे ज़्यादा सिंपल तरह से इन पॉइंटों को बताया गया है, जिन्हें आप केवल एक बार वीडियो देखने से, 2 बार देखने से आसानी से पढ़ सकते हैं, पूरा पेपर कर सकते हैं। तो जर्मनी की एकीकरण कैसे हुआ था इसको बताना है। तो देखो उत्तर में लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण निम्न है। ठीक है, प्रमुख चरण बेटा निम्न है। तो देखते हैं बेटा, पहला हेडिंग क्या है। प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। बस ये हेडिंग आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। अगर आपने हेडिंग याद रख ली ना, तो आप यकीन मानिए कि पूरा की पूरा आप अच्छे से निपटा जाओगे पूरा पेपर, और पूरा आंसर भी लिख दोगे। तो प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता क्या है बेटा इसमें। करें जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान जो संविधान, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ था। देखो एक एक लाइन है बेटा, हेडिंग भी होगी और एक एक लाइन भी होगी, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, कह रहे हैं जर्मन एकीकरण मांग के दौरान जो संविधान था, कॉमा लगाए, प्रेस की आज़ादी थी और संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता थी, ऐसे सिद्धांतों का विकास हुआ था। कब हुआ था ऐसे सिद्धांतों का विकास बेटा, तो जर्मनी की एकीकरण में। चलिए दूसरा हेडिंग देखते हैं। कह रहे हैं संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। कह रहे हैं बेटा संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी थी। एक एक लाइन लिखना है बेटा, केवल हेडिंग में एक एक लाइन। तो संसदीय व्यवस्था स्थापित करना, इसका क्या मतलब है बेटा, कि संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि क्या करी जाने लगी, तैयार की जाने लगी बेटा। तो ऐसे ही आपको पढ़ के याद रखना है, बस नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। चलिए तीसरा देखते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। ये हेडिंग आपको ध्यान रखना है बस, और फिर तो थोड़ा थोड़ा ही। कह रहे हैं जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। जो जर्मन के लोग थे बेटा, उन्हें 1848 ईस्वी के पहले ही, देखिए जर्मन के लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। और राष्ट्रीयता की भावना मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी। राष्ट्रीयता की भावना जो सबसे ज़्यादा थी वो किसमें थी बेटा, तो मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में। किसमें थी, मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में सबसे ज़्यादा थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला बेटा हेडिंग है, कह रहे हैं राष्ट्र बनाने का प्रयास। राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास। तो ये हेडिंग आप याद रख लोगे, उसके बाद लिख दोगे, पूरे नंबर आपके आने वाले हैं। राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास क्या है। कह रहे हैं 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर, 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे इसे, फिर से देखें बच्चों। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर, कौन से महासंघ के बेटा, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है बेटा, सन भी देख लें 1848 में। अगला हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, उदारवादी विचारधाराओं का या उदारवादी विचारधारा का उद्भव कैसे हुआ था। तो कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। क्या कह रहे हैं बेटा, राष्ट्र निर्माण की ये जो उदारवादी विचारधारा थी, इसको राजशाही और फौजी ताकतों, किसके किसके बेटा, राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। चलिए बेटा अगले देखते हैं। अगला हेडिंग देखें बेटा, ये सब लॉन्ग है। ठीक है, अगला है छठा, भूस्वामियों का समर्थन। तो कह रहे हैं उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। बेटा एक में एक ही एक लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं तो किस किस ने समर्थन किया था। तो उनका प्रशा के जो बड़े भूस्वामी थे, उन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। अब सातवां बेटा हेडिंग डाल के नहीं, पॉइंट वाइज भी है। ठीक है, देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें।
सातवां क्या है, पिरसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसे एक नई दिशा प्रदान की थी। किसने? पिरसा ने। पिरसा ने जो राष्ट्रीय एकीकरण था बेटा, उस आंदोलन का नेतृत्व भी संभाला था और उसे क्या दी थी? एक नई दिशा प्रदान की थी। कैसी दिशा बेटा? एक नई दिशा प्रदान की थी। आठवां था, पिरसा की प्रधानमंत्री जो थी ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक थी, जिन्होंने पिरसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। ये बेटा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बात ध्यान रखना। क्या है कि पिरसा की प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑटो वान बिस्मार्क। पिरसा की प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने पिरसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। पिरसा की सेना की भी मदद ली थी और नौकरशाही की भी मदद ली थी। अगला प्रश्न है बेटा, 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पिरसा की जीत हुई थी। इस तरह जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया पूरी हुई थी। किस किस से बेटा? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। इन तीनों से कौन जीता था? पिरसा जीता था और इस प्रकार जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई थी। ठीक है, चलिए चलिए बेटा अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 10वां पॉइंट। ठीक है, आपको जितने याद रहे आप उतने लिख लें, सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10वां है बेटा, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में पिरसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो पिरसा के जो राजा थे बेटा, काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। किसमें? 18 जनवरी 1871 में, और वो भी कहाँ पर? वर्साय में। ठीक है, तो ये बेटा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है प्रश्न, तो इसे भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है बेटा 11वां, जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत पिरसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल, जिसे हम हॉल ऑफ मिरर्स में हुई थी। किस किस की बेटा? तो कह रहे हैं जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और ऑटो वान बिस्मार्क। ठीक है, और एक वर्साय के महल में। कहाँ के महल में बेटा? वर्साय के। तो ये पेपर में आ सकता है बेटा, ठंडे शीश महल कहाँ स्थित था? तो वर्साय में था, जिसे हम क्या कहते हैं? हॉल ऑफ मिरर्स भी कहते हैं। बेहद ठंडे शीश महल, हॉल ऑफ मिरर्स भी कहते हैं, हुई थी। ठीक है, अगले कह रहे हैं, इस सभा में पिरसा के काइजर विलियम प्रथम ने नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी। और ये जो सभा हुई थी बेटा, इसमें पिरसा के जो कौन थे? काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की या नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। अगला है मेरे प्यारे बच्चों 12वां, कह रहे इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ था। इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का क्या हुआ था बेटा? एकीकरण हुआ था। अगला पॉइंट है, इस प्रक्रिया में पिरसा राज्य एक प्रमुख शक्ति के केंद्र में प्रकट हुआ था। इस जो प्रक्रिया थी बेटा, इसमें जो पिरसा राज्य था वो एक बहुत चमकता हुआ सितारा या शक्ति केंद्र के रूप में प्रकट हुआ था। चलिए बेटा अगले देखते हैं। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि आवाज़ बेटा ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आपका पेपर सही होना चाहिए, बस लास्ट बार की मेहनत है, इसीलिए आप इसे एडजस्ट करें। अगला प्रश्न है बेटा, कह रहे हैं 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम थे? क्या कारण थे? परिणाम नहीं बेटा, क्या कारण थे? 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका क्या कारण था? या बेटा अगले, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था? तो ये आपको बताना है बेटा, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, उसका कारण क्या था? तो चलिए उत्तर देखते हैं। कह रहे हैं 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। 1789 ईस्वी की फ्रांस की जो क्रांति थी वो यूरोप के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। इस क्रांति का कारण लुई 16वें के वंशानुगत शासन फ्रांस समाप्त हो गया था। ध्यान से देखें बेटा, इस क्रांति के कारण क्या हुआ था? जो लुई 16वां था बेटा, लुई 16वां जो था, लुई 16वें का वंशानुगत जो शासन था, वंश से चला आ रहा था, वो फ्रांस से समाप्त हो गया था। फ्रांस में लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन आरंभ हुआ था। और फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों के विवरण इस प्रकार हैं। और फ्रांस के जो कारण थे क्रांति के लिए, वो कई कारण हैं, तो ज़रा एक एक करके हम बेटा देख लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, पहला हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। स्वतंत्रता पर क्या था बेटा? प्रतिबंध था।
कह रहे फ्रांस के लोगों को किसी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। बेटा इसीलिए तो क्रांति हुई थी। वहाँ के लोगों को किसी भी चीज़ पर स्वतंत्रता नहीं थी, धार्मिक तक नहीं थी, प्रतिबंध था उस पर भी। तो फ्रांस में प्रोटेस्ट धर्म वालों का अत्याचार किया जाता था। जो प्रोटेस्ट धर्म वाले जो होते थे उन पर क्या किया जाता था? अत्याचार। न्याय और स्वतंत्रता की पूर्ति तरह से न्याय और स्वतंत्रता की पूरी तरह से अवहेलना हो रही थी। कोई नियम कानून नहीं था बेटा, ना न्याय था, ना कोई स्वतंत्रता थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है। लेत्र दा कासे यानी बिना कारण बनाए कैद के आदेश पत्र। कोई भी कारण नहीं बताया जा रहा था बेटा, कोई भी कारण नहीं कि आपका ये कारण है, ये परेशानी है, ये गलती, कुछ नहीं। सीधे क्या किया जा रहा था? बिना कारण बनाए कैद के आदेश पत्र जारी कर दिए जा रहे थे कि इसे कैद कर दो। का प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन गया था। और ऐसा जो आदेश था वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए क्या हो गया था? खतरा था। अतः जनता के असंतोष ने क्रांति का रूप ले लिया था। जो जनता का ये असंतोष था, जनता का ये परेशानी थी, तो उसने किसका रूप ले लिया था मेरे प्यारे बच्चों? क्रांति का रूप ले लिया था, यानी क्रांति शुरू हुई थी। चलिए बेटा ऐसे ही आपको पढ़ पढ़ के ध्यान रखना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला हेडिंग है बेटा मध्य वर्ग या मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग। मध्यम वर्ग या बुजुर्ग वर्ग भी कहते थे इसे। कह रहे औद्योगिक क्रांति के बाद जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, जब ये औद्योगिक क्रांति हुई थी तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। इस वर्ग में कौन आते थे? व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और निम्न सरकारी पदाधिकारी भी शामिल थे। किस वर्ग में? मध्यम वर्ग में। फ्रांस का मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी था और कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। किसे मानता था बेटा? कुलीन वर्ग को। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी था और कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। नेपोलियन ने ठीक ही कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक कारण कुलीनों का घमंड था। जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसका सिंपल कारण क्या था बेटा? वास्तविक कारण क्या था? कुलीन जो लोग थे उनका घमंड था। क्या था बच्चों? कुलीन लोगों का घमंड था। फिर कह रहे हैं स्वाधीनता तो महज एक बहाना था। स्वाधीनता तो एक बहाना था, उन लोगों का घमंड की वजह से ही बेटा फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अतः फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण यह भी था कि वहाँ का मध्यम जो वर्ग था वो सामाजिक एवं राजनीतिक समानता चाहता था। एक कारण और भी था क्रांति का। वहाँ का जो कौन था? मध्यम वर्ग जो था वो क्या चाहता था मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखें। कह रहे हैं वहाँ का मध्यम वर्ग सामाजिक और राजनीतिक समानता चाहता था और इसके लिए विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार था। वो कह रहा था हमें समाज में भी बराबर का हिस्सा मिले और राजनीति में भी, इसके लिए वो युद्ध करने के लिए तैयार था। तो ये मध्यम वर्ग वाले थे जो वास्तव में इनमें घमंड था। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। हेडिंग क्या है? देखिए अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोग्य शासक। कह रहे हैं क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां था। वह अयोग्य शासक था, योग्य नहीं था। जो लुई 16वां था फ्रांस की क्रांति के समय, तो वो एक अयोग्य शासक था जिसका नाम था लुई 16वां। तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास ही नहीं किया था। और जो बेटा सुधार लाने का प्रयास किएगा ही नहीं तो वो तो अयोग्य ही होगा। उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिकार था। उसकी जो पत्नी थी उसका प्रभाव शासन पर अधिकार था। लुई 16वें के राज्यारोहण के समय जनता को बहुत आशा थी। जब ये राजा बनाया गया था तो जनता को बहुत आशा थी कि ये बहुत कुछ अच्छा करेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसकी अदूरदर्शिता और कर्तव्यहीनता के कारण जनता को विद्रोह के मार्ग का सहारा लेना पड़ा। इसने कुछ भी नहीं किया था, सब जनता के मंसूबों पर, जनता के मन पर पानी फेर दिया था और इसीलिए जनता ने मजबूरी में क्रांति या विद्रोह का सहारा लिया था। ठीक है, चलिए बेटा अगले देख लेते हैं, ध्यान से समझें। अगला हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों दार्शनिकों का प्रभाव। कह रहे फ्रांस के दार्शनिकों ने प्रशासन की दुर्दशा, अगले देखते हैं बेटा, प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की त्रुटियों तथा फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से लोगों को परिचित कराया था। जो दार्शनिक लोग थे उन्होंने बेटा न्याय व्यवस्था की चुनौतियों, त्रुटियों तथा फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से लोगों को क्या कराया था? परिचित कराया था। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर तथा अन्य लेखकों ने
लेखकों के विचारों ने फ्रांस के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया और फ्रांस के लोग दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांति के मार्ग को अपनाने को तैयार हो गए। जो दार्शनिक लोग थे बेटा, उन्होंने फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से लोगों को परिचित कराया था कि ये समाज है तो देखो कैसे कैसी बुराइयां आ रही हैं। तो रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और जितने भी लेखक विचार थे, इन्होंने फ्रांस के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया था और फ्रांस के लोग जो दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांति पर उतर आए थे सब। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। अगला बेटा एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। कह रहे हैं महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बेटा एकदम कहानी की तरह याद रखना है कि महात्मा गांधी की नमक यात्रा एक पिक्चर है और उसमें हुआ क्या था, ऐसे याद करो, चुटकी में हो जाएगा बेटा। महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर अथवा करके बेटा नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो या तो नमक सत्याग्रह नाम से आएगा, या महात्मा गांधी की नमक यात्रा का वर्णन, तो किसी भी प्रकार से आ जाए, बस नमक दिखना चाहिए और यात्रा दिखना चाहिए और तुरंत, या सत्याग्रह बेटा। ठीक है, तो आप यही को लिखोगे। तो देखें कहानी की तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। कह रहे हैं अपने 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू की थी। तो बताओ बेटा, नमक यात्रा में कितने लोग थे? 78, यानी 78। टोटल कितने थे मेरे प्यारे बच्चों? 78 थे, यानी 78 थे। यात्रा शुरू की थी। अगले, यह यात्रा साबरमती से महात्मा गांधी यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। ध्यान रखो कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से। खत्म कहाँ होने को थी बेटा? डांडी को। कितने किलोमीटर की थी? 240। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा प्रश्न है और इससे आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बनने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो खत्म होनी थी। अगले कह रहे हैं गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफ़र तय किया था। कितने दिन तक बेटा? 24 दिन तक। कितने मील का? 10 मील का सफ़र तय किया था। गांधी जी जहाँ भी रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। गांधी जी जहाँ जहाँ पर भी रुकते थे बेटा, रात को, शाम को, जब भी, तो हजारों लोग उनकी बातों को सुनने आते थे। बिल्कुल एक कहानी की तरह याद करते चलो। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया तथा संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेजों का कहा ना माने। गांधी जी ने क्या कहा था? पूर्ण स्वराज की बात करी थी और कहा था कि अंग्रेजों का कहना किसी भी लोगों को नहीं मानना है। जब लोग उन्हें सुनने आते थे तब वो ये बात कहते थे। चलिए अगले देखते हैं बेटा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, छोटा छोटा है, बहुत आसानी से याद होगा। कह रहे हैं 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी डांडी पहुंचे थे। तो ये भी बेटा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहाँ पहुंचे थे? तो आप कहेंगे डांडी पहुंचे थे। वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया था। उन्होंने समुद्र का पानी लिया था और उसे उबाला था, उबाल के क्या बना दिया था बेटा? नमक बना दिया था। ठीक है, इस प्रकार गांधी जी और उन 78 सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो बेटा बस इसे केवल कहानी की तरह से याद कर लो और चुटकियों में आपको ये याद हो जाएगा। अगर बेटा वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करके भी बताएं बेटा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको अच्छी तरह से जल्दी से मिल पाए। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। तो ये था सत्याग्रह। अगला है मेरे प्यारे बच्चों एक और भी बहुत अच्छा सा टॉपिक। कह रहे हैं पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? जो पूना पैक्ट था बेटा उस पर किसके हस्ताक्षर हुए थे और 2 शर्तें लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं बेटा। काफ़ी अच्छा सा इसका प्रश्न है, आंसर है, तो देख लेते हैं उत्तर। कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने जो 1930 में जो दलित लोग थे उन्हें दलित वर्ग में एसोसिएशन में संगठित कर दिया था और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रश्न पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ था। करें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रश्न पर, जो निर्वाचन क्षेत्रों के बेटा जो प्रश्न थे दलित लोगों के लिए, तो उन प्रश्न पर दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था बेटा,
दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी के साथ काफ़ी विवाद हुआ था। किसका? डॉक्टर अंबेडकर जी का। तो ये भी ध्यान रखें बेटा, डॉक्टर अंबेडकर जी का और गांधी जी का विवाद हुआ था, काफ़ी विवाद हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। ठीक है, जब अंबेडकर जी की बात मान ली थी तो गांधी जी किस पर बैठ गए थे? अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, उनका मत था या कहना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। वो ये कह रहे थे कि अगर दलितों के लिए अलग से आप निर्वाचन क्षेत्र मांगेंगे तो जो हम एकीकरण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो धीमी पड़ जाएगी, फिर एक कोई होगा ही नहीं, सब लोग अलग अलग ही मांगेंगे। तो फिर कह रहे हैं अंततः अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो 1932 में एक जब अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली कि बात तो सही कह रही है, तभी उन्होंने क्या काम किया था, राय मान ली थी और सितंबर 1932 में, किस में बेटा, सितंबर 1932 में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए थे जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसकी शर्तें जो थी वो शर्तें क्या थी। वो शर्तें बड़ा अच्छी हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। पूना पैक्ट की दो शर्तें इस प्रकार हैं। पहली कह रहे हैं प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में दलितों के लिए आरक्षित सीटें हों। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, इस पैक्ट के तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई यद्यपि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। तो ये भी एक शर्त रखी गई थी बेटा। ठीक है, दूसरी क्या थी, कह रहे आरक्षित सीटों का बढ़ाना। इसके तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायकों में कुल सीटों का 18% कर दी गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी दो शर्तें पूना पैक्ट की जो अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य हुई थी। चलिए बेटा, अब देखते हैं अगले, इसे आप अच्छे से याद करें तो पेपर में आ जाए कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसके हुए थे, तो अंबेडकर जी और गांधी जी के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रवादों के उदय के 3 कारणों को लिखिए। भारतीय जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके 3 कारण लिखिए। या फिर बेटा अथवा करके एक प्रश्न और आ सकता है, कैसे कि भारत में राष्ट्रवादों के उदय के कारणों का उल्लेख भी कीजिए। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक, ध्यान से देखें, वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी, अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझें। राष्ट्रवाद के उदय की घटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। ठीक है, कह रहे हैं भारतीय लोग जो औपनिवेशकों शासकों के विरुद्ध संघर्ष करने के दौरान आपसी एकता को भली भांति जानने लगे थे। तो बेटा राष्ट्रवाद के जो उदय की घटना थी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी और भारतीय लोग जो औपनिवेशक शासकों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे वो आपसी एकता को जानने लगे थे। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण थे। भारत में जो बेटा राष्ट्रवाद उदय हुआ था ना, इसके 3 कारण थे इसके पीछे। तो चलिए देख लेते हैं 3 कारण क्या थे। तो कह रहे हैं पहले में कह रहे हैं देश में सामाजिक और आर्थिक धर्म, देश में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन थे। देश में कौन कौन से थे बेटा, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन थे, ये एक प्रमुख कारण था बेटा। अगला है बच्चों, देश की राजनीतिक एकता के प्रति लोगों की भावना थी। जो भारत की जो राजनीतिक एकता थी उसके प्रति लोगों की क्या थी बेटा, भावना थी। तीसरा क्या था, पश्चिमी शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव काफ़ी पड़ रहा था। बेटा जो पश्चिमी शिक्षा थी उनका भारतीयों पर प्रभाव काफ़ी पड़ रहा था। तो ये 3 कारण थे बेटा जिसकी वजह से जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखें 8वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था बेटा उसमें जिसने भाग लिया था, तो भाग लेने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो देखें बेटा उत्तर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता हैं कौन कौन, मोहनदास करमचंद गांधी जी, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी, बिपिन चंद्र पाल जी, सुभाष चंद्र बोस जी और गोपाल कृष्ण गोखले जी।
तो वैसे तो बेटा 3 पूछे, यहाँ पर मैंने आपको कई बता दिए, तो आप अच्छे से इन्हें याद कर ले कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था उसमें किन किन नेताओं ने भाग लिया था। ठीक है बेटा, केवल पढ़ना है ध्यान से और बस सब याद हो जाएगा। वीडियो को बस 2 बार देख लो, कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। छोटे छोटे प्रश्न हैं। क्या कह रहे हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था बेटा वो असफल हो गया था, तो इसके कारण क्या रहे होंगे जिससे ये असफल हुआ था, तो उन कारणों को हमें बताना है। तो उत्तर में कह रहे हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कारण है। अब उत्तरदायी कौन कौन से कारण है, तो जरा पहला देखते हैं। कह रहे हैं क्रांति का देशव्यापी ना होना, यानी देश लेवल पर पूरे देश में क्रांति नहीं फैली थी, इसके कारण ये क्या हुआ था, असफल हुआ था। सभी को इस क्रांति में सभी लोग शामिल नहीं हुए थे, अर्थात क्रांति का देशव्यापी ना होना। दूसरा है बेटा प्रभावी नेतृत्व ना होना। जो नेतृत्व करने वाला होता है बेटा लीडर, वो काफ़ी एक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। अब तीसरा क्या कह रहे हैं बेटा ब्रिटिश और आंदोलनकारियों की संख्या में अंतर। जो ब्रिटिश थे और आंदोलनकारी थे, तो आंदोलनकारी की संख्या बेटा कम थी, ब्रिटिश वाले ज़्यादा थे, तो उनकी संख्या में अंतर था, इसलिए असफल हुए थे। अगला है बेटा आंदोलनकारियों के पास संसाधनों का अभाव था, और जो हमारे देश के जो लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे बेटा, उनके पास इतने संसाधन नहीं थे जिससे वो अच्छी तरह से आंदोलन कर पाए, तो संसाधन की काफ़ी कमी थी, अभाव था। अगला है बेटा आंदोलनकारियों में सामंजस्य का अभाव था और बहादुर शाह के प्रति दोष। और जो आंदोलनकारी थे बेटा उनमें आपसी जो था वो सामंजस्य नहीं था, एक दूसरे से बेटा बनती नहीं थी, उसी के कारण जो था आपस में मेल प्रेम ज़्यादा ना होने के कारण जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें हमें असफलता देखने को मिली थी। तो ये सभी जो है बेटा यही कारण है जिसके वजह से हमें असफलता मिली थी, और इसे आप पढ़ लेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स 10वां। क्या कह रहे हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। 2022 में प्रश्न आया है। कह रहे हैं महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, 3 आंदोलनों को लिख लीजिए और फिर बेटा आंसर वो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उत्तर। कह रहे हैं गांधी जी द्वारा भारत में संचालित प्रमुख आंदोलन इस प्रकार है। गांधी जी द्वारा भारत में संचालित प्रमुख या गांधी जी द्वारा भारत में संचालित प्रमुख आंदोलन इस प्रकार हैं। कौन कौन से आंदोलन है बेटा, तो पहला है मेरे प्यारे बच्चों चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, बताओ इन्होंने चलाया था नहीं चलाया था गांधी जी ने। दूसरा है बेटा खेड़ा आंदोलन, ये भी इन्होंने चलाया था। तीसरा रॉलेट एक्ट का विरोध, वो भी इन्होंने ही किया था। अगला है बेटा असहयोग आंदोलन, वो भी इन्होंने ही चलाया था। पांचवा है नमक सत्याग्रह, वो भी इन्होंने ही चलाया था। छठा है बेटा अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन, और 7वां है भारत छोड़ो आंदोलन। तो बेटा वैसे तो 3 पूछे गए थे पर 7 आंदोलनों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि गांधी जी के नेतृत्व में अर्थात गांधी जी ने ही चलाए थे। ठीक है बेटा, तो इन्हें आप याद कर लें अच्छे से, 3 या 4 जो भी पूछे तो आप इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं 11वां प्रश्न। क्या कह रहे हैं बेटा 11वीं में, कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये 2022 और 23 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। भारत छोड़ो जो आंदोलन था इसके 3 कारण बताओ। तो देखो बेटा उत्तर में पहला पॉइंट कह रहे हैं आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति या फिर मिशन की किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना था। क्या था बेटा, जो आंदोलन का तात्कालिक जो कारण था बेटा वो जो क्रिप्स मिशन चल रहा था, तो क्रिप्स मिशन की जो समाप्ति थी और उससे किसी का अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था, इसलिए था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये एक बेटा प्रमुख कारण था। अगला देखते हैं दूसरा। कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से ना समझा जाना। जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था बेटा उसमें भारत का बिना शर्त, कोई शर्त नहीं थी, समर्थन करने की जो मंशा थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से ना समझा जाना थी। अगला था बेटा तीसरा है ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनमानस में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। जो विदेशी विरोधी भावना थी बेटा उसने क्या काम किया था मेरे प्यारे बच्चों, उसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनमानस थे उनमें लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। ये सब बेटा कारण थे किसके, भारत छोड़ो आंदोलन के।
चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट है, कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप या उसकी वजह से हुआ क्या था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी बेटा वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। समझे? चलिए, हो चुकी थी। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी अच्छा है, बस आप ध्यान से पढ़ के जाएं। कह रहे हैं असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। 2020 में आया। अगला है बेटा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके कारण लिखिए। 2022 में है। फिर अथवा लगा क्या है बेटा, असहयोग आंदोलन किसने चलाया, इसके 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2022 में आया। फिर है बेटा, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। ये 2023 में आया था। तो चलिए इन्हें देखते हैं बेटा इन्हें ध्यान से। इसका आंसर देखो बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आया है। क्या है बेटा उत्तर? कह रहे हैं महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली के सहयोग से ही स्थापित हुआ और चल पा रहा है। तो बेटा इससे एक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो वो किसने लिखी थी बेटा, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। फिर कह रहे हैं यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो वर्ष भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की मांग समाप्त हो जाएगी। कह रहे हैं भारत के लोगों ने अगर अपना सहयोग वापस ले लिया ना तो वर्ष भर के भीतर मतलब 1 साल के भीतर जो ब्रिटिश शासन है वो पूरी तरह से ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ किससे, भारत के अपना सहयोग ले लें तो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेटा पहला पॉइंट। कह रहे हैं इस आंदोलन के प्रथम चरण में लोगों को अपनी उपाधियों सरकार को लौटा देनी थी तथा सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना था। क्या था बेटा, जो उपाधि थी आंदोलन में, जिसकी उपाधि थी वो सरकार को वापस देना थी और नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, स्कूल जितने भी थे इन और विदेशी जो वस्तुएं थी इनका त्याग करना था। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो दूसरा क्या है, कह रहे हैं यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी आरंभ किया जा सकता है। ये कह क्या रहे हैं बेटा, कह रहे हैं यदि सरकार आंदोलन को दबाने का या आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता अपनाती है, हिंसात्मक अपनाती है, तो व्यापक स्तर पर जो देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो आरंभ किया जाएगा। तीसरा था बेटा, गांधी जी और शौकत अली ने असहयोग हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर की यात्राएं की थी। किस किसने बेटा, गांधी जी ने और शौकत अली ने असहयोग में समर्थन देने के लिए देश भर की क्या करी थी बेटा, यात्राएं की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बेटा चौथा, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के फलस्वरूप विदेशी कपड़ों के भारत में आयात की बड़ी गिरावट आई। जो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार किया गया था तो उसके फलस्वरूप जो विदेशी कपड़े थे उनसे भारत के आयात में बहुत बड़ी बेटा क्या आई थी, गिरावट आई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। चलिए बेटा अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखें बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं तीसरे प्रश्न में, गांधी जी द्वारा संचालित चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। या अथवा करके बेटा महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। या अथवा करके बेटा सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। यह है बेटा सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। चलिए बेटा अच्छा प्रश्न है, तो जान लेते हैं बेटा इसका उत्तर कैसा होने वाला है। तो देखें, तो उत्तर में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा चंपारण सत्याग्रह। क्या डालेंगे बच्चों, चंपारण सत्याग्रह 1919 में हुआ था। कह रहे हैं चंपारण या बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों को बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। जो बागान मालिक थे बेटा बहुत अत्याचार करते थे। फिर अगले कह रहे हैं किसानों को अपनी उपज को जमींदारों द्वारा निश्चित दरों पर बेचना पड़ता था। चंपारण के किसानों ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रहों के बारे में सुन रखा था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने को निमंत्रण दिया था।
बेटा बड़ा सिंपल है, आपको पता है कि चंपारण जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर नील की खेती करने वाले जो किसान थे, तो उन पर उनके मालिक बहुत अत्याचार कर रहे थे। लेकिन उन किसानों और जो टैक्स था, जो कर था, उसकी दरें भी बढ़ा दी थी। तो किसानों ने गांधी जी के विषय में बहुत सुना था कि यार, जो गांधी जी होते हैं वो बहुत कुछ लोगों की मदद करते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा था कि चलो एक काम करते हैं, गांधी जी को हम यहाँ बुलाते हैं। तो उन्होंने गांधी जी को बुलाने के लिए क्या किया था, निमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था। चलिए अगले देखते हैं। फिर अगले क्या कह रहे हैं, गांधी जी ने 1917 में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंच गए। और जब उन्होंने बुलाया था तो गांधी जी जो थे वो किन किन के साथ, 1917 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ, जेबी कृपलानी के साथ और महादेव देसाई के साथ कहाँ पहुंच गए थे, चंपारण पहुंच गए। किसानों ने बुलाया था वहां पर। यहाँ उन्हें किसानों की स्थिति देखने के बाद बहुत दुख हुआ। यहाँ पर जब उन्होंने किसानी की स्थिति देखी थी तो बहुत दुख हुआ। सरकार गांधी जी की कार्रवाई से घबरा गई और उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया। और जब गांधी जी ने अपनी कार्रवाई शुरू करी थी तो सरकार वहाँ की थी, वो घबरा गई और उन्होंने सीधा आदेश दे दिया गांधी जी से कि भैया यहाँ से चंपारण छोड़ के दो, आराम से चले जाओ। परंतु गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की और अपनी गतिविधियों को जारी रखा। गांधी जी ने कहा कि हम जाएंगे ही नहीं भाई। उन्होंने अवहेलना करी थी और अपनी जो भी गतिविधियां थी, जो भी काम कर रहे थे, वो जारी रखा। सरकार ने जनता के आक्रोश को देखते हुए अपना आदेश वापस ले लिया। और जो वो टैक्स ज़्यादा कर रही थी या किसानों जो भी कर रही थी, कौन, वहाँ की सरकार, किसानों पर अत्याचार, उसने क्या हुआ था, उसने देखा अरे जनता तो बहुत भड़क गई है, तो उसने अपना आदेश क्या कर लिया, वापस कर लिया था। इसके बाद किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। इसके बाद क्या हुआ, किसानों की स्थिति क्या है, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई। अब गांधी जी को इस जांच समिति का सदस्य बनाया गया था। और जब किसानों की जांच के लिए समिति बनाई गई थी तो उनका सदस्य कौन बने थे, गांधी जी बने थे। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इसके बाद क्या हुआ था, किसानों की स्थिति सुधर जाए इसके लिए बहुत आवश्यक कदम उठाए गए थे। इस प्रकार चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफल रहा था। तो समझ गए बेटा, चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर वहाँ की सरकार बहुत ही आक्रमण, यानी बहुत अत्याचार कर रही थी। लेकिन उन किसानों ने ये सुन रखा था कि गांधी जी हैं जो किसानों की या किसी भी प्रकार से मदद करते हैं। तो उन्होंने गांधी जी को क्या किया था, निमंत्रण दिया था। अब गांधी जी को जब निमंत्रण दिया तो गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ये सब लोग आ गए थे। कहाँ गए थे, चंपारण। फिर उन्होंने जब वहाँ के किसानों की स्थिति देखी थी उन्हें बहुत बुरा लगा था। तो भाई गांधी जी, जो सरकार गांधी जी की कार्रवाई से घबरा गई, गांधी जी ने जब कार्रवाई की थी तो सरकार घबरा गई और उन्होंने कहा था गांधी जी से कि तुरंत चंपारण छोड़ दो। लेकिन गांधी जी ने इस बात की अवहेलना की थी और उन्होंने अपनी कार्रवाई को जारी रखा। और जब जनता का आक्रोश बढ़ गया तो सरकार ने उनकी जो अपना आदेश दिया था वो वापस कर लिया और पब्लिक की जीत हुई थी। और इसके लिए किसानों की स्थिति जांचने के लिए एक समिति बनाई गई थी। और समिति जब बनी थी तो उसके जो मुख्य थे वो कौन थे बेटा, सदस्य थे, तो वो गांधी जी थे, जिससे किसानों के लिए बहुत अत्यधिक कदम उठाए गए थे और गांधी जी का इस प्रकार सत्याग्रह सफल हुआ। तो बेटा अब बताओ, ये क्या बताया था मैंने, बिल्कुल ये पढ़ाने के बाद में अपनी भाषा में ऐसी कहानी की तरह याद कर लो और पूरे की पूरे नंबर आपके बेटा आने वाले हैं, एक भी प्रश्न नहीं कटेगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह 1918। कह रहे हैं खेड़ा गुजरात में किसानों की दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। जो खेड़ा जो गुजरात में पड़ता है बेटा, यहाँ के किसानों की दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। खेड़ा के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। खेड़ा के जो किसान थे वो कह रहे हैं भूमि का टैक्स नहीं देंगे, कर मतलब टैक्स नहीं देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और खेड़ा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अंततः ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख झुकना पड़ा और यह निर्णय लिया गया कि जो किसान कर देने में सक्षम है वे कर दें और जो कर देने में असमर्थ है उन्हें सरकार की ओर से कर न देने की छूट प्रदान की गई। तो बेटा सरकार टैक्स इतना ले रही थी, कर इतना ले रही थी, तो जब इन लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सरकार इनके सामने झुक गई थी और सरकार ने कहा था कि जो किसान टैक्स देने में समर्थ हैं वो दें और जो ना देने में समर्थ है वो ना दें। ठीक है, चलिए, और उन्हें छूट भी दी गई थी। ठीक है, जो ना दे उन्हें छूट दी गई थी। चलिए अगले देखते हैं। कह रहे इसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इससे आगे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मार्ग मिल गया।
इससे आगे ये आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन इससे आगे राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसे एक नया रास्ता मिल गया। कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को इस सफलता से काफ़ी लाभ हुआ। उन लोगों को काफ़ी लाभ हुआ और इसमें वो सफल भी हुए हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय होते गए। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया कि हाँ ठीक है, हम इस प्रकार कई बातों को जीत सकते हैं, और उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और वे राष्ट्रीय आंदोलनों को चलाते चले गए। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है अहमदाबाद सत्याग्रह यानी कि 1918 ईस्वी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अहमदाबाद ये भी गुजरात में है। कपड़ा मिल्स मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया। अहमदाबाद में जो कपड़ा के मिल के मालिक थे और उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे उनमें संघर्ष हो गया। मजदूर अपने वेतन में वृद्धि करने का प्रयासरत थे। वो कह रहे थे भैया हमारी सैलरी बढ़ाओ, लेकिन मिल मालिक द्वारा ऐसा करने से मना करने पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। पर जो मिल के मालिक थे, कारखाने के मालिक थे, वो कह रहे भाई हम सैलरी नहीं बढ़ा सकते। तो इतना ही सुनकर सीधे क्या कर दिया, मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी ने मजदूरों की मांग को उचित बताया। गांधी ने कहा मजदूरों की बात सही है भाई, और मजदूरों के वेतन में वृद्धि करने की सिफारिश की। और गांधी जी ने सिफारिश की कि भाई इनकी सैलरी बढ़ना चाहिए। गांधी जी ने मजदूरों को परामर्श दिया कि वे अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए हिंसा का आश्रय न लें। गांधी जी ने कहा था कि आप बिल्कुल आंदोलन करो, लेकिन हिंसा मत करना, तोड़फोड़ मत करना। ठीक है, 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की मांग के लिए आमरण अनशन प्रारंभ किया। 1918 में गांधी जी ने क्या किया कि अहमदाबाद के जो मजदूरों की मांग है वो प्रारंभ की है, इसके लिए अनशन पर बैठ गए गांधी जी। हड़ताल के चौथे दिन मिल मालिकों ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और हड़ताल समाप्त हो गई। अब मिल मालिक कह रहे हैं चौथे दिन जब वो हड़ताल पे बैठ गए कि ठीक है भाई तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, अब तो हड़ताल समाप्त कर दो। तो हड़ताल को समाप्त कर दिया तुरंत। वो तो बात मान गई, हड़ताल समाप्त। गांधी जी ने जनता को यह संदेश दिया कि अहिंसावादी आंदोलन के द्वारा हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। यह गांधी जी की राजनीति में अनोखा अहिंसक प्रयोग था। तो गांधी जी ने बताया था कि बिना तोड़फोड़ और बिना लड़ाई झगड़ा करे भी हम अपनी बातों में कैसे हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं अगले। चलिए बेटा, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। कई बार आया हुआ भी प्रश्न है। कह रहे हैं महामंदी से क्या आशय है। महामंदी से क्या आशय है, इसके मुख्य दो कारण बताइए। इसके मुख्य दो कारण बताइए और इसके दो प्रभाव भी लिखिए। 2020 में आया है। अथवा महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। या अथवा है बेटा महामंदी के कारणों की व्याख्या करें, व्याख्या करें। अगला प्रश्न है बेटा वैश्विक आर्थिक महामंदी के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला है बेटा आर्थिक प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बेटा इस सब में महामंदी का जिक्र किया गया है। और अगला एक प्रश्न और है, कह रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो चलिए बेटा इसका उत्तर देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो उत्तर क्या है बच्चों, कह रहे हैं विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत 1929 से हुई थी। तो विश्वव्यापी जो महामंदी है बेटा उसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1929 से हुई थी। 30 के दशक के मध्य तक यह संकट बना रहा। ठीक है, 30 के दशक के मध्य यह संकट बना रहा। ठीक है बच्चों, फिर अगले कह रहे हैं इस अवधि में विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार आया और व्यापार में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज हो गई। कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। महामंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो क्या कारण थे जिससे महामंदी आई थी, तो चलिए बेटा देख लेते हैं। वैसे भी 3 पूछे गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, कह रहे हैं कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादनों की कीमतें निरंतर गिरती चली गई। जो बेटा कृषि का उत्पादन था, कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन था वो क्या हो गया बेटा, उत्पादन अति उत्पादन के कारण कीमतें क्या होती चली गई बेटा, गिरती चली गई। और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। और खरीदार इतने थे नहीं, जिसके कारण जो कृषि थी वो बेटा पड़ी पड़ी सड़ने लगी। दूसरा है बच्चों 1920 के दशक के मध्य बहुत से देशों ने अमेरिका से ऋण लिया था, यानी अमेरिका से कर्जा ले लिया था बेटा। और कर्जा लिया था, अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। ठीक है, कर्जा लिया था, अपनी जितनी भी निवेश संबंधी आवश्यकताएं थी उनको पूरा किया था। जो देश
अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सम्मुख गंभीर और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। जितने भी देश ने बेटा अमेरिका से कर्जा लिया था, उन पर सबसे ज़्यादा मुसीबत आ गई थी, सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी। क्रय कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया था। और जब काफ़ी क्या हो गया था बेटा, कीमतों में कमी हो गई थी, बहुत महामंदी आ गई थी, तो अमेरिका की जो बैंक थी, उन्होंने भी बेटा कर्जा देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। जो कर्जे दिए जा चुके थे, उनकी वसूली तेज कर दी गई थी। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप हो गए थे बेटा। तो इतने ये परेशानी हुई थी किसके, विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक महामंदी आई थी बेटा। तो इन्हें आप अच्छे से कर लें तैयार, जिससे कोई भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। देखें, इसमें अगला हेडिंग है, कह रहे हैं महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो देखते हैं, कह रहे 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत के आयात निर्यात में 50% तक की कमी हुई थी। याद रखें बेटा, 50% तक की कमी हुई थी, ना कि वृद्धि हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी, कमी हुई थी। कह रहे जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगीं, तो भारत में भी वस्तुओं की कीमतें नीचे आ गईं। बेटा, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ था, वस्तुओं की कीमतें गिरने लगीं, तो भारत के बाजार में भी जो वस्तुओं की कीमतें थी वो क्या आ गई, नीचे आ गई, क्योंकि भारत में कोई महंगी थोड़ी नहीं लेगी। ठीक है, कह रहे नगरीय निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को अधिक हानि हुई, लेकिन सरकार ने लगान वसूली से छूट देने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लगान वसूला जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। किसने बेटा, सरकार ने। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले, क्या हुआ था देखो। फिर अगले कह रहे हैं बंगाल में जब टाट का निर्यात बंद हो गया, बंगाल में टाट का निर्यात चलता था, और जब वो बंद हो गया तो कच्चे पटसन के मूल्य में 60% से भी अधिक गिरावट दर्ज की गई। तो जो कच्चा पटसन था बेटा, उसमें 60% से भी अधिक की गिरावट क्या हो गई थी, दर्ज की गई थी। कृषि भूमि सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। कृषि की जो भूमि थी बेटा, वो सूदखोरों के पास क्या पड़ी थी, गिरवी पड़ी थी। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत बहुमूल्य धातुओं, विशेष रूप से सोने का निर्यात करने लगा। तो बेटा मजबूरी थी, जब इतनी कंगाली आ गई थी, इतनी महामंदी आ गई थी, तो भारत क्या करने लगा था, फिर सोने का निर्यात करने लगा था। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। देखिए बेटा अगला प्रश्न, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसके आने के भी चांस बेटा ज़्यादा है। कह रहे हैं ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, अथवा ब्रेटन वुड्स ट्विन या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है। और ये बेटा सभी प्रश्न आए हुए हैं। अथवा है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या उद्देश्य था, या अथवा करके बेटा अगला है, ब्रेटन वुड्स समझौते के कारणों तथा उद्देश्यों का उल्लेख करें। ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, जल्दी से उत्तर इसका लिख दीजिए। चलिए बेटा देख लेते हैं इसका आंसर, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं दो विश्वविद्यालयों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दो विश्वविद्यालयों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को, बेटा किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैसे औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखना, रखा जाना। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। किसमें बेटा, अमेरिका में, कहाँ पर, न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। और इसे ही क्या कहते हैं बेटा, ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इसे बस अच्छे से पढ़ जाएंगे बेटा और नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य को भी हम बेटा जान लेते हैं। तो कह रहे उद्देश्य क्या था, पहला क्या था, लाभ और घाटे से निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना। कह रहे हैं लाभ और घाटे से निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना। तो इसमें क्या लिखेंगे, समस्त देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी।
बेटा हेडिंग याद रखना है, एक एक लाइन आपको लिख देना है। कह रहे हैं सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये कारण थे। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए। कह रहे हैं युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण हेतु धन का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसलिए विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। बहुत ध्यान से देखें बेटा, जो अभी आया था कि ट्विन या जुड़वा, तो किस किस को, इसलिए विश्व बैंक और IMF को, किस किस को, विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रायः ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। बताओ बेटा, कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? तो इन्हें आप केवल बेटा पढ़ेंगे, रटेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये बेटा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है बेटा, क्योंकि ये भी प्रश्न आया हुआ है। कह रहे हैं औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण बताइए। औद्योगिकरण के जो विकास हुआ था उसके प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर में बेटा औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जैसे पहला, अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा? कह रहे औद्योगिकरण के विकास के लिए किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थितियों का सहायक होना अत्यंत आवश्यक है। कह रहे अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां क्या होती हैं? कह रहे औद्योगिकरण के विकास के लिए, जो औद्योगिकरण का विकास है बेटा, उसके लिए किसी भी देश के, कोई भी देश हो, किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थितियों का सहायक होना बहुत ही जरूरी है। अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता। केवल आपको पढ़ना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ बेटा एक ही बात, ठीक है? चलिए, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता। कह रहे हैं प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता के फलस्वरूप ही इंग्लैंड में औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के फलस्वरूप ही इंग्लैंड में औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। लोहा और कोयला जैसे प्राकृतिक साधनों से ही, लोहा और कोयला जैसे प्राकृतिक साधनों से ही औद्योगिक विकास संभव हुआ है। किससे हुआ है बेटा? लोहा और कोयला के जैसे प्राकृतिक संसाधनों से ही क्या हुआ है बेटा? तो आप कहेंगे औद्योगिक विकास संपन्न हुआ है या संभव हुआ है। चलिए बेटा, तीसरा हेडिंग देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो तीसरा हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं यातायात के साधनों का विकास। कह रहे हैं यातायात के साधनों का विकास औद्योगिकरण के लिए आवश्यक है। यातायात के जो साधनों का विकास है मेरे प्यारे बच्चों, वो औद्योगिकरण के लिए क्या है? आवश्यक है। रेल, जहाज, ट्राम गाड़ियाँ, समुद्री जहाज के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता है। यातायात के साधनों का विकास क्या हो सकता है बेटा? यातायात के जो साधन हैं तो वो औद्योगिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे रेल है, जहाज है या समुद्री जहाज है बेटा, ये जितने होते हैं इनसे जो भी सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। अगला हेडिंग है बेटा वैज्ञानिक आविष्कार। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वैज्ञानिक आविष्कारों में ही औद्योगिकरण विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वैज्ञानिक आविष्कारों में से ही, जो वैज्ञानिक के आविष्कार है बेटा, उनसे ही औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है या खुल सकता है। चलिए बेटा अगला देखते हैं, पांचवा वाला। आपको जो याद रहे वो आप याद कर जाए। पांचवा है बेटा सस्ते एवं कुशल श्रम की उपलब्धता। सस्ते एवं कुशल श्रम की उपलब्धता। करें कुशल कारीगरों से ही औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। कुशल कारीगरों से ही औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। सस्ते मजदूरों से काम लेकर मिल मालिक पूंजी की बचत करता है और आगे उसी पूंजी को औद्योगिक विकास में निवेश करता है। क्या कह रहे हैं बेटा? कुशल कारीगर जो होते हैं, कारीगरों से ही औद्योगिक विकास संभव हो पाता है और सस्ते मजदूर से काम लेकर जो मिल के मालिक हैं वो पूंजी की क्या कर लेते हैं? बचत कर लेते हैं। तो ऐसे बेटा पढ़े, कह रहे हैं देखो सस्ते मजदूर से काम लेकर मिल मालिक पूंजी की क्या कर देते हैं? रुपए की बचत कर लेते हैं और आगे उसी पूंजी को औद्योगिक विकास में फिर से लगा देते हैं। बढ़िया कारीगर लेंगे तो उसका पैसा भी ज़्यादा होगा, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, सस्ते से कारीगर को उठा लिया, रुपया बचा लिया और फिर वही रुपया जो बचा वो अगले फिर से काम में लगा लिया। अगला है बेटा भौगोलिक खोज और उपनिवेशों की स्थापना।
कह रहे हैं भौगोलिक खोज एवं उपनिवेशों की स्थापना औद्योगिकरण का मुख्य कारण है। भौगोलिक खोज एवं उपनिवेशों की स्थापना जो है बेटा, वो औद्योगिकरण का मुख्य कारण है। उपनिवेशों से कच्चा माल और बाजार दोनों औद्योगिक विकास के सहायक तत्व हैं। ठीक है, उपनिवेशकों से कच्चा माल और बाजार दोनों औद्योगिक विकास के सहायक तत्व हैं। ठीक है, चलिए बेटा 7वां देख लेते हैं। आपको जो याद रहे वो आप लिख देंगे। कच्चा माल, कह रहे हैं देश में कच्चे माल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होना औद्योगिकरण के लिए आवश्यक है। कच्चा माल क्या है बेटा? कह रहे हैं देश में कच्चे माल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होना, देश में कच्चे माल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होना औद्योगिकरण के लिए कैसा है बेटा? आवश्यक है। चलिए, तो कच्चा माल जरूर होगा तभी बेटा आगे कुछ हो पाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है बेटा। क्या है देखें। कह रहे हैं मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चलिए देख लेते हैं बेटा। 2020वां प्रश्न है। उत्तर में कह रहे हैं छापे खाने का आविष्कार केवल तकनीकी दृष्टि से नाटकीय परिवर्तन का आरंभ नहीं था, बल्कि पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों का जीवन ही बदल दिया था। जो छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाने का आविष्कार केवल तकनीकी दृष्टि से नाटकीय परिवर्तन का आरंभ नहीं था, बल्कि पुस्तक उत्पादन से नए तरीकों ने लोगों का जीवन ही बदल दिया था। मुद्रण के माध्यम से सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता उनका रिश्ता परिवर्तित हो चुका था। छापेखाने का आविष्कार से लोक चेतना परिवर्तित हुई और चीज़ों को देखने का लोगों का दृष्टिकोण भी परिवर्तित होता चला गया। लोग चीज़ों को देखते थे, उनसे उनका दृष्टिकोण क्या होता चला गया बेटा? परिवर्तित होता चला गया। चलिए अगले देखते हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में मुद्रण संस्कृति उत्तरदायी है, जो इस प्रकार है। तो जरा एक एक पॉइंट करके हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी को ये बहुत अच्छे से बेटा तैयार करना है। तो पहला क्या है? 1780 के दशक पर राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस साहित्य ने लोगों को पुरातन पंथ के खिलाफ भड़काया था। 1780 के दशक तक जो राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस साहित्य ने लोगों को पुरातन पंथ के खिलाफ भड़काया था। किसने? हाँ, मजाक किसकी उड़ी थी? राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वालों का ढेर लग चुका था। दूसरा देखते हैं बेटा। छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। किसके? छपाई के चलते जो ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ था, उनके लेखन में कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद का आलोचना प्रस्तुत की गई थी। चलिए बेटा तीसरा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहे हैं छपाई के बाद वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया गया। छपाई के बाद, ये प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है बेटा, ठीक है। छपाई के बाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा प्रश्न क्या कह रहे हैं बच्चों। कह रहे हैं गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी? ये बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि ये 2020 के बाद कभी नहीं आया, तो इसीलिए इसे ध्यान देना बेटा, ठीक है। कह रहे हैं गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका थी? ये अथवा करके बेटा गुटेनबर्ग कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था? तो चलिए देख लेते हैं ऐसा क्या किया इन्होंने जिससे ये प्रसिद्ध थे और ये कौन थे। देखें बच्चों, कह रहे हैं व्यापारी पिता की संतान योहान गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पड़ा था। क्या था बेटा? पला था। व्यापारी पिता की एक संतान था योहान गुटेनबर्ग, और ये खेती की एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था। बचपन से ही वह तेल व जैतून पेरने की मशीन को देखकर बड़ा हुआ था। किस किस के तेल पेरती थी बेटा मशीन? तेल और जैतून पेरने की मशीन को देखकर बड़ा हुआ। तो आप देख सकते हैं वो एक किसान का यानी कि व्यापारी का बेटा था और जमीन स्तर पर पला बड़ा था, और बचपन से ही वह तेल और जैतून की मशीनों को देखकर बड़ा हुआ था। ऐसे ही बस पढ़ना है, ठीक है। उसने क्रमशः पत्थर पॉलिश करने की, सुनारी और शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने की कला में दक्षता प्राप्त की थी। उसने क्या
पत्थर पॉलिश करने की या सुनारी या शीशे की आकृतियाँ बनाने की बहुत अच्छी उसे कला आती थी। चलिए अगली देखते हैं बेटा। दक्षता प्राप्त की थी। कह रहे 1448 में उसने छपाई संबंधी यंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की थी। 1448 में उसने छपाई संबंधी यंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की थी। उसने 3 वर्ष में बाइबिल की 180 प्रतिलिपियाँ छापीं, जो उस समय के तकनीकी ज्ञान और निपुणता को देखते हुए अत्यंत तीव्र गति कही जा सकती है। कितने बेटा 3 वर्ष में कितनी छाप दी थी बाइबल? तो 180 प्रतियाँ उसकी छाप दी थी। किसकी? बाइबल की। कह रहे हैं किंतु यह नई तकनीक हाथ से किताबों को छापने की तकनीक का पूरी तरह स्थान नहीं ले सकी। किंतु ये जो नई तकनीक है वो हाथ से किताबों को छापने की तकनीक का पूरा स्थान नहीं ले सकी थी। तो ध्यान रखना, पहली किताब कौन सी छापी थी? बाइबल। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। देखें, एक ये प्यारा सा लॉन्ग है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी नहीं बचने को है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। कह रहे हैं 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? क्या कह रहे हैं बच्चों? कह रहे हैं 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? किनके लिए? तो ऑप्शन का है बेटा महिलाओं के लिए, दूसरा है गरीब जनता के लिए, तीसरा है सुधारक के लिए। और या अथवा कैसे आ सकता है? छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो ये बेटा हो तो गए 3। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा उत्तर ध्यान से, इसका ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं सबसे पहले महिलाओं पर देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा। कह रहे हैं 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रभाव का महिलाओं पर प्रभाव निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, महिलाओं पर प्रभाव स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। देखें क्या था पहला पॉइंट। कह रहे हैं परंपरावादी हिंदू व दकियानूसी मुसलमान महिला शिक्षा के विरोधी थे तथा इस पर प्रतिबंध लगाते थे। जो महिलाएं थीं हिंदू व दकियानूसी मुसलमान महिला वो शिक्षा के विरोधी थे और इस पर प्रतिबंध लगाते थे छापे खाने पर। दूसरा है बेटा, फिर भी बहुत सी महिलाओं ने इन विरोधों व पाबंदियों के बावजूद पढ़ना लिखना शुरू किया था। बहुत सी बेटा महिलाओं ने, इतनी विरोधियां चल रही थी उसके बावजूद भी पढ़ना लिखना क्या किया था? शुरू किया था। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा था। देख लो, पूर्वी बंगाल में ये महिलाओं के लिए बात हो रही है। 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में एक ब्याही कन्या थी जिसका नाम था रस सुंदरी। उसने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना शुरू किया था। अगला है बेटा, बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी थी। बाद में उन्होंने क्या लिखा था बेटा? आमार जीवन। और पेपर में आ जाए आमार जीवन किसने लिखा है? तो रस सुंदरी देवी ने। यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। पहली संपूर्ण आत्मकथा थी और किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में बेटा। ये किसमें थी? बांग्ला में। चलिए अगला है बेटा, कैलाश वासिनी देवी ने महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैलाश वासिनी जो देवी थी उन्होंने महिलाओं के अनुरूपों पर लिखना भी शुरू किया था। इसके बाद अगले है बेटा, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा था। ये सभी बेटा लिख रहे हैं, ठीक है, महिलाएं। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा था। बेटा ये बहुत ही सिंपल नोट्स है और इसे बहुत ही अच्छे से आप याद करके जाएं, जिससे बहुत ही आराम से बेटा तैयारी हो जाएगी। अगला है 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार ने महिलाओं की साक्षरता को क्या कर दिया था बेटा? बढ़ा दिया था। 19वीं सदी जब आई थी तो महिलाओं की साक्षरता बढ़ गई थी। आठवां है बेटा, कह रहे हैं महिलाओं की जिंदगी और भावनाओं पर गहनता से लिखा जाने लगा। इससे महिलाओं का पढ़ना भी बहुत ज़्यादा हो गया था। अगला है बेटा, उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने भी लगे थे। तो देख रहे हैं बेटा, ऐसे ऐसे परिवर्तन हुआ था। पहले कोई नहीं पढ़ाता था और सब अब धीरे धीरे पढ़ाने लगे हैं। अगला है बेटा, कई पत्रिकाओं में
लेखिकाओं को जगह दी गई और उन्हें नारी शिक्षा की ज़रूरतों को बार बार रेखांकित किया गया। कई पत्रिकाओं में महिलाओं के लेख आए थे और बताया गया था कि नारी की शिक्षा क्यों जरूरी है। चलिए बेटा 10वां प्रश्न अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, पत्रिकाओं में पाठ्यक्रम भी छपता था और पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। तो पत्रिकाओं में ये सब छपता था, इससे आसानी से घर बैठे शिक्षा ग्रहण की जा सकती थी। चलिए बेटा अगले देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखो बेटा अगला क्या कह रहे हैं, अब देखते हैं बेटा जनता के बीच क्या प्रभाव पड़ा था छापे खाने का, प्रिंटिंग प्रेस का। कह रहे पहला है 1935 से 1955 ईस्वी के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूरों का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। तो एक बेटा मजदूर था, मिल का मजदूर था, जिसने सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह लिखा था और वो छपा भी था। बंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनवाया था। जो बेंगलोर के सूती मिल मजदूर ने खुद को शिक्षित करने के, यानी खुद को शिक्षित करेंगे, इस ख्याल से पुस्तकालय बनाया, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। और उन्हें इससे मोटिवेशन कहाँ से मिला था? बम्बई के मिल मजदूरों से। यह सब मुद्रण के कारण ही संभव हो सका था। किसके बेटा? मुद्रण के कारण संभव हो सका था। चलिए अगला देखते हैं। अगले कह रहे हैं बेटा समाज सुधारकों ने मजदूरों के प्रयासों को संरक्षण दिया। ठीक है, मजदूरों ने या मजदूरों के बीच नशाखोरी कम करने, साक्षरता लाने, राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने में मुद्रण की सराहनीय भूमिका रही थी। चलिए तीसरा देखते हैं पॉइंट बेटा। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें और चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके कारण गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। तो बेटा 19वीं शताब्दी में जो मद्रासी शहर थे उनमें बहुत ही सस्ती भाषा, सस्ते रेटों में बेटा किताबें बेची जा रही थी, चौक पे, चौराहों पर, गलियों में, नुक्कड़ पर। और जिसके कारण क्या हुए थे, कई गरीब लोग भी वो किताबें खरीदने आने लगे, जिससे वो भी शिक्षित हो गए। चलिए बेटा अगले देखते हैं। चौथा पॉइंट ध्यान से समझेंगे बच्चों। कह रहे हैं सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की संख्या बढ़ी। ये पुस्तकालय अधिकतर शहरों या कस्बों में होते थे और कहीं कहीं संपन्न गांव में भी पुस्तकालय स्थापित होने लगे थे। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। आप सबको बेटा पता होगा, ये प्रिंटिंग प्रेस वाला चल रहा है, पहले महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, अब जनता पर क्या है उसकी बात हो रही है। ठीक है, पांचवा देखते हैं। कह रहे हैं कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने बारे में लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मजदूर काशी बाबा ने 1938 ईस्वी में छोटे और बड़े सवालों पर लिखा और उसे प्रकाशित करवाया। चलिए बेटा अगले देखते हैं। प्रकाशित भी क्या किया था? करवाया था। इस लेख में जातीय और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की गई थी। अगला है बेटा 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में लिखा जाने लगा। ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर भी लिखा था। फिर बेटा ज्योतिबा फुले आए थे, उन्होंने भी जातिगत भेदभाव जो अत्याचार हो रहे थे उनके विषय में उन्होंने लिखा था। चलिए बेटा बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। चलिए 7वां है बेटा, स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। गरीब जनता की भी ऐसी पुस्तकों में रुचि बढ़ी थी। किसने बेटा? जितने भी पॉइंट बेटा इसमें बता रहे हैं ये आप पढ़ के जाएं, आपको जो याद रहे वो आप लिख दें। कह रहे हैं स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम की थी और पत्र पत्रिकाएं गुटके छापने लगे थे, जिससे गरीब जनता भी पढ़ सके। तो ये था बेटा जनता पर इफेक्ट। अब देखते हैं हम सुधारक। सुधारक में बेटा क्या फर्क पड़ा था, जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों। सुधारक पर क्या हुआ था? तो सुधारक पे क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, पहला देखते हैं। कह रहे 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए अपने लेखों द्वारा आवाज़ उठाई थी। तो जो सुधारक थे बेटा, जो लिखने वाले थे, तो उन्होंने जो भी उन्हें परेशानी लगी थी, उन्होंने उन पत्रिकाओं के द्वारा
लिखना प्रारंभ किया था, जिससे सभी में सुरक्षा या सुधारता लाई जा सके। चलिए दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या था, कह रहे हैं समाज सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। बेटा ये सभी समझ समझ के पढ़ना है और पूरे नंबर लाना है। प्रयत्न किया, सुधारकों की एक कोशिश थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता यानी पढ़ना लिखना, और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी पहुंचता रहे। तो ये सबसे अच्छी बात थी बेटा, पत्रिकाएं वगैरह लिखना, इससे सब काम आसानी से हो जा रहे थे। अगला था बेटा 19वीं शताब्दी के अंत से जाति भेदभाव के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रेरणा ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1871 ईस्वी में जाति के अत्याचारों पर लिखी थी। तो अगर गुलामगिरी आएगा तो बेटा किस पर लगाओगे आप, ज्योतिबा फुले पर। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ने भी गुलामगिरी लिखी थी जातीयत भेदभाव के ऊपर, जिससे लोगों में सुधारता है। चलिए बेटा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने वीडियो का अंतिम पॉइंट, ध्यान से देखें। चौथा पॉइंट है बेटा 20वीं सदी में महाराष्ट्र के भीमराव अंबेडकर, या महाराष्ट्र में 20वीं सदी में महाराष्ट्र के भीमराव अंबेडकर और मद्रास के ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार ढंग से लिखा, और उनके लेख को पूरे भारत ने पढ़ा। बेटा जो इन्होंने लिखा था ना, इनके लेख को पूरे भारत ने पढ़ा था बेटा, पूरे भारत ने पढ़ा था और जोरों शोरों से पढ़ा था। अगला है बेटा स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने के मुहिम में लोकप्रिय पत्रिकाएं और गुटके छापे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था प्रिंटिंग प्रेस का सभी पर क्या चीज, प्रभाव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको इतिहास के कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट करा दिए बेटा, और ये सभी प्रश्न को आप पढ़ के जाएं, वीडियो दो बार देख कर जाएं, जिससे आपके पूरे नंबर आ सके। कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस इसे जैसा मैंने पढ़ा है ऐसे ही पढ़ें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपकी पूरी सामाजिक विज्ञान कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको बता दूँ, बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। पूरी सामाजिक की बेटा प्लेलिस्ट बना दी गई है। चलिए बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।